अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम्स इन माइक्रोब्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब्स जो हैं दीज आर मेटाबॉलिकली डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव इवॉल्व्ड अ वाइड रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर जनरेटिंग एनर्जी। के माइक्रोब्स के अंदर जो है वो बहुत सारी जो है वो स्ट्रेटजीज होती हैं, वाइड रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज हैं एनर्जी को जनरेट करने के लिए। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि माइक्रोब्स के अंदर जो है वो वैरायटी ऑफ एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ठीक है। और बहुत सारे एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम होने का फ़ायदा क्या होता है कि इन सिस्टम्स की वजह से माइक्रोब्स जो हैं वो एक्सट्रीम जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वहाँ पर भी रह सकते हैं, यानी कि हर तरह के जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ओशन, यानी कि ओशन की डेप्थ जहाँ पर सनलाइट भी नहीं आती वहाँ पर भी रह सकते हैं, टू द हॉटेस्ट स्प्रिंग ऑन अर्थ। यानी कि हर तरह की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वहाँ पर ये सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम है जो कि डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर जो है वो एनर्जी को जनरेट करने में, एनर्जी को बनाने में हेल्प करते हैं। तो इनमें से हम कुछ जो हैं वो एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम्स की हम बात करेंगे यहाँ पर। फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस, मेथानोजेनेसिस, इलेक्ट्रोजेनेसिस एंड सिंट्रोफी। इसके अलावा और भी सिस्टम्स होते हैं, मतलब जैसे अभी पहले भी कहा कि वैरायटी ऑफ सिस्टम्स हैं। इनमें से हम कुछ जो हैं वो हम इनको स्टडी करेंगे। इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, बस हम इसकी बेसिक्स देखेंगे कि कि हर सिस्टम के अंदर क्या होता है, बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं और उसका क्या फ़ायदा होता है। अच्छा, अब ये जो सारे जो एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं, इनका जो है वो इकोसिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। क्या होता है कि हमें पता है माइक्रोब्स जो हैं वो इकोसिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ठीक है। तो इन क्या कहते हैं, इन एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि माइक्रोब्स को इनकी वजह से एनर्जी मिलेगी। ठीक है। और माइक्रोब्स जो हैं वो फिर ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। और उससे जो है फ़ायदा क्या होगा कि माइक्रोब्स की जो अपनी जो ड्यूटी होती है, क्या होता है कि साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट गैसेस, जो हैं इस तरह के जो काम्स माइक्रोब्स करते हैं वो माइक्रोब्स करेंगे। अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर हम देख लेते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। माइक्रोब्स जो हैं वो एनर्जी को जनरेट तो करते हैं बट इसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। हम फर्मेंटेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी स्टडी करते हैं। तो फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है कि माइक्रोब्स जो है इंजीमेटिकली जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि शुगर्स वगैरह को जो है वो तोड़ते हैं। ठीक है। एंजाइम्स को यूज़ करते हुए सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं और इस प्रोसेस के अंदर फिर क्या है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर जो हम एनर्जी की बात करेंगे वो हम एटीपी की एटीपी जब हम बात करेंगे तो इट मीन्स वो एनर्जी की बात हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि एटीपी क्या है। एटीपी जो है वो करेंसी, जैसे हम कहते हैं ना करेंसी, ऐसे ही जो एनर्जी की जो करेंसी है वो एटीपी है। तो जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी की बात कर रहे होते हैं तो वो हम एटीपी की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, फर्मेंटेशन एक वर्सेटाइल प्रोसेस है, मतलब कि ये बहुत सारे जो हैं वो माइक्रोब्स जो यूज़ करते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट और आर्किया वगैरह। और ये मोस्टली उन एनवायरनमेंट्स के अंदर होती है जहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो नहीं होती है। ठीक है। जैसे कि स्वैम्प्स यानी दलदली जो जगह होती है, राइस पैडीज, जहाँ पर राइस पैडीज क्या होती है, ये वो जगह होती है जो कि वो फील्ड जो इरीगेटेड होती है, जहाँ पर पानी होता है, जहाँ पर यानी कि चावल उगाए जाते हैं। और ह्यूमन गट। तो कॉमन एग्जांपल्स अगर हम देखें फर्मेंटेटिव माइक्रोब्स की, तो इसमें कुछ बैक्टीरिया फ्रॉम जेनेरा लैक्टोबैसिलस एंड क्लॉस्ट्रीडियम। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आप जानते होंगे कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर माइक्रोब्स जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी एनर्जी रिलीज़ होती है, फर्मेंटेशन के अंदर भी रिलीज़ होती है। बट एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बनती है, और जो कि फिर माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रोथ और अपनी मेंटेनेंस के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि एफिशिएंट एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। और ये बहुत सारे जो है वो माइक्रोब्स यूज़ करते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, आर्किया। उसके अलावा यूकैरियोट्स के अंदर जैसे प्लांट्स वगैरह के अंदर भी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर भी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। नेक्स्ट आ जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का उल्ट जो हम कह सकते हैं प्रोसेस है। ये हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में कि इसके अंदर क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जो है
कन्वर्ट किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि शुगर या ग्लूकोज वगैरह के अंदर कन्वर्ट किया जाता है सनलाइट की मौजूदगी में। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स यूज सनलाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज शुगर। और इस प्रोसेस के अंदर फिर क्या है, इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है, और जो कि हम जानते हैं कि विच इज़ द फंडामेंटल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑफ द प्लांट लाइफ। तो ये हम जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस होता है। तो बहुत कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया और एल्गी वगैरह, उसके अंदर भी जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो अब ये जो फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स हैं, इनका अर्थ के कार्बन साइकिल के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये क्या यूज़ कर रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम जानते हैं कि जो कि हमारे जो कार्बन साइकिल के लिए जो है वो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, मतलब कि हमारे सिंपली हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है। अच्छा, अब ये जो माइक्रोब्स हैं, दीज आर फंडामेंटल टू न्यूमरस एक्वेटिक इकोसिस्टम, जहाँ पर ये एज अ बेस ऑफ फूड चेन, मतलब कि फूड चेन की बेस के तौर पर होते हैं, और जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी जो है वो वहाँ पर ये जो एनर्जी है वो प्रोवाइड करते हैं। तो फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स जो हैं वो एटमॉस्फेरिक बैलेंस को, ठीक है, टू मेंटेन एटमॉस्फेरिक बैलेंस जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल पढ़ी, एंड सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये इनके बहुत, मतलब कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल होता है। नेक्स्ट आ जाता है कीमोसिंथेसिस। जैसे फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट की ज़रूरत होती है, कीमोसिंथेसिस जो है वो एक जो है हमें नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये केमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, माइक्रोब्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। अभी तक हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे थे, बट अब यहाँ पर बात क्या आ गई, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि सल्फर और मीथेन को एज एन एनर्जी सोर्स जो है वो यूज़ करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल उल्ट, कीमोसिंथेसिस के अंदर जो है वो सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। और ये प्रोसेस मोस्टली कहाँ पर होता है, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में, जहाँ पर वैसे भी जो है वो सनलाइट नहीं मिलती है, वहाँ पर होता है, जैसे कि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स जहाँ पर सनलाइट नहीं होती है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि क्या है कि हर तरह की कंडीशन के लिए जो है वो एक माइक्रोब्स के पास जो है वो एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम है, जहाँ पर वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। So chemosynthesis allow unique ecosystems to thrive in darkness and high pressure where sunlight is absent. तो chemosynthesis के थ्रू ये पॉसिबल होता है कि इस तरह के इकोसिस्टम्स के अंदर भी जो है वो सर्वाइव किया जा सके। तो ये जो chemosynthesis परफॉर्मिंग माइक्रोब्स हैं, ये इस तरह के एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स के अंदर जो है वो एज अ बेस ऑफ फूड चेन जो है वो एक्ट करते हैं। ठीक है, और इससे हमें ये पता चलता है, इससे हमें एग्जांपल मिलती है कि माइक्रोब्स जो हैं वो जो मोस्ट चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, मोस्ट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर भी जो है वो अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, वहाँ पर वो सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मिथेनोजेनेसिस। मिथेनोजेनेसिस एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि स्पेसिफिक आर्किया करते हैं। आर्किया जो है ये हम कह सकते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ही डोमेन है, बट के जो बैक्टीरिया और यूकेरियोट्स वगैरह से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आर्किया के अंदर क्या होता है, मिथेनोजेनेसिस होती है, और इस प्रोसेस के अंदर मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो इसलिए, और जो माइक्रोब्स ये करते हैं उनको हम मिथेनोजेंस कहते हैं। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं किस तरह से होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और एसीटेट। तो उसके बाद क्या है, आर्किया ने फर्मेंटेशन करनी है इन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की, और उससे जो है वो मजीद हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन फॉर्मेट और मेथनॉल। ये हम बहुत ज़्यादा डिटेल में, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, मैं बेसिक स्टेप्स बता रही हूँ कि इस तरह से ये मेथानोजेनेसिस होता है। और फिर उसके बाद आर्किया ने क्या करना है, आर्किया ने ये हाइड्रोजन फॉर्मेट, मेथनॉल वगैरह को यूज़ करते हुए, एसीटेट वगैरह को यूज़ करते हुए क्या बनाना है, मीथेन बनानी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि इस प्रोसेस के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, मीथेन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इस तरह से मेथानोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मेथानोजेंस जो हैं ये भी क्या है कि एनारोबिक इन्वायरमेंट्स के अंदर जो है वो रहते हैं। ठीक है, जैसे कि स्वैम्स, मार्शेस एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स ऑफ एनिमल्स, यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन नहीं होती है। और मीथेन के बारे में हम जानते हैं, मीथेन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इट मीन्स कि इसका जो है वो क्लाइमेट चेंज के अंदर भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, मिथेनोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज भी होता है। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोजेनेसिस। इलेक्ट्रोजेनेसिक इलेक्ट्रोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होता है कि माइक्रोब्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को
डायरेक्टली एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी इन माइक्रोब्स के पास एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को किसी बाहर या एक्सटर्नल सरफेस पे जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इससे जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस तरह के माइक्रोब्स को कहते हैं इलेक्ट्रोजेनिक माइक्रोब्स। तो सिंपली अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोजेनिक माइक्रोब्स जो है वो टाइनी बायोलॉजिकल बैटरीज होती हैं जो कि करंट को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, इन्होंने क्या करना होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है वहाँ से एनर्जी जो है वो लेके तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं बहुत सारी फील्ड्स के अंदर, जैसे कि बायो रेमेडिएशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स। ये दोनों चीज़ें तो आपको पता होंगी। तो माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स क्या हैं, ये हम कह सकते हैं ये डिवाइसेस हैं। ठीक है, ये डिवाइसेस क्या करती हैं, ये माइक्रोबियल एक्टिविटी को यूज़ करते हुए ये डिवाइसेस क्या करती है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हुए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती हैं। ठीक है, तो ये क्यों होते, ये जो माइक्रोब्स की ये एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्टली एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसी चीज़ की बेस पे जो है वो माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स बनते हैं। ठीक है, और माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स का काम खैर यही होता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है, अब हम इसका देख लेते हैं, थोड़ा सा स्टेप देख लेते हैं कि किस तरह से ये काम होता है। तो दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स, अब ये इलेक्ट्रोजेनिक माइक्रोब्स नहीं, दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करेंगे इन्वायरमेंट में। ठीक है, और उससे जो है वो इंटरमीडिएट कंपाउंड जैसे कि एसीटेट और बिट्रेट वगैरह बनेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोजेनिक माइक्रोब्स ने क्या करना है, उन्होंने इन इंटरमीडिएट कंपाउंड से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करना है। ठीक है, और अपने जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनके दौरान जो है इन्होंने क्या करना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने हैं और इन इलेक्ट्रॉन को, ये जो कैप्चर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको जो है इन्होंने इलेक्ट्रोड पे ट्रांसफ़र करना है वाया कंडक्टिव स्ट्रक्चर्स, यानी कि थ्रू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जिनको हम नैनो वायर्स भी कहते हैं। तो उसके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करना है। तो वहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट लास्ट पे हमारा आ जाता है इसके अंदर सिंट्रोफी। सिंट्रोफी एक कोऑपरेटिव मेटाबॉलिक इंटरेक्शन है। ऐसा होता है कि अक्सर जो है वो ऑर्गेनिक, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको नहीं कर सकता, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। तो क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा माइक्रोब्स मिल के क्या करते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिग्रेड करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंट्रोफी। तो ये भी मोस्टली कहाँ पर होता है, एनारोबिक इन्वायरमेंट में ये प्रोसेस होता है। और ये जो है ये इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं अक्सर जिनकी डिग्रेडेशन नहीं हो रही होती है, उनको उनका भी जो ब्रेक डाउन है फिर वो सिंट्रोपी के थ्रू हो जाता है और इस तरह से जो है वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती रहती है। ठीक है, और इसका जो है, इसके अलावा बायोगैस की प्रोडक्शन के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, एंड रेमेडिएशन ऑफ कंटामिनेटेड साइट्स। कंटामिनेटेड साइट मतलब जब जैसे हम बायो रेमेडिएशन की बात करते हैं कि अक्सर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कहीं पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि सिंपली जो डिग्रेड नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो फिर सिंट्रोपी के थ्रू जो है वो डिग्रेड होते हैं वहाँ पर। तो उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इसकी अच्छे से समझ आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा अगर आपको कहीं पर भी इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं कमेंट वो उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। थैंक यू।